IVM। जिस घड़ी का था इंतजार वो घड़ी आ गई, यानी कि फाइनल मैच की अब बेला आ गई। अब से कुछ ही घंटों के बाद भारत और न्यूजीलैंड की टीम ने साउथहैम्पटन के संग्राम में आमने सामने होंगी। इस फाइनल मैच से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातों से आज आपको रूबरू कराएंगे। विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी 11 खिलाड़ियों के नाम की घोषणा कर दी। इन 11 खिलाड़ियों में क्या कुछ दम नजर आ रहा है ये आपको बताएंगे। मौसम और परिस्थितियां क्या कुछ है साउथहैम्पटन में, लगातार हम खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर आपको अपडेट कर रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि न्यूजीलैंड की टीम में क्या कुछ ताकत नजर आ रही है और क्या कुछ ऐसी कमजोरी है जिसका फायदा कप्तान विराट कोहली और उनकी टीम उठा सकती है। और इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ विराट कोहली ने कहा उस पर डिटेल में बातचीत करेंगे। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ आज, सबा करीम पूर्व सिलेक्टर और क्रिकेटर हमारे साथ, और राजकुमार शर्मा जी विराट कोहली के कोच हमारे साथ। राजकुमार जी, पहले तो जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। और आज तो हम सब यही चाह रहे हैं कि आपके जन्मदिन के दिन विराट आपको एक तरह से गुरु दक्षिणा भी दें, आपको गिफ्ट भी दें, और टेस्ट मैच के पहले दिन वो इम्पैक्ट डालें जिसका असर हमेशा से 18 जून को हम सब महसूस कर पाए। थैंक यू राजीव, थैंक यू सो मच, थैंक्स एवरीबॉडी। एंड मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऐसा ही हो, और बहुत डिटरमिन्ड है विराट, और मुझे पूरी आशा है कि ऐसा ही होने वाला है। जो पूरा देश जो उम्मीद कर रहा है कि भारत ये टेस्ट चैंपियनशिप जीते। भारत एक कैपेबल टीम है, बहुत शानदार टीम है, और मुझे पूरी आशा है कि ये मैच भारत जीतेगा और पहली टेस्ट चैंपियनशिप जो ये हो रही है इसमें चैंपियन बन के लौटेगा। क्योंकि भारत बहुत समय से कोई आईसीसी की ट्रॉफी जीता भी नहीं है, और बहुत फोकस्ड है टीम, बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है इनका पिछले 2 सालों में। तो मुझे पूरी आशा है कि इस मैच में भी उसी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करेंगे और ये मैच जीतेंगे। बिल्कुल। सबा भाई हमेशा कहते हैं कि आप कुछ अचीव करने अगर निकलते हैं तो कोई ना कोई मोटिव होना चाहिए, कोई मोटिवेशन होना चाहिए आपके सामने। अब एक मोटिवेशन तो यही है कि 2013 से हम आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीते हैं, और दूसरा बड़ा मोटिवेशन ये है कि अब आपके गुरु जो है उनका बर्थडे आज, तो आप उनको कुछ गुरु दक्षिणा दे दें, कुछ ऐसा गिफ्ट दे दें जो 18 जून यादगार बन जाए। तो आज के दिन विराट कोहली अगर शतक लगा दें और टीम को ऐसी जगह ले जाके खड़ा कर दें जहां से ना तो मौसम कुछ बिगाड़ पाए टीम का और ना ही न्यूजीलैंड की टीम, तो इससे बढ़िया बात कुछ हो नहीं सकती आज। हाँ राजीव, मेरे तरफ से भी राजकुमार जी को ढेर सारी बधाई उनके जन्मदिन पर। और मैं भी यही आशा कर रहा हूँ कि गुरु दक्षिणा अगर हो तो कुछ इसी प्रकार की हो। सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा यही हो सकती है कि विराट कोहली का एक शानदार कंट्रीब्यूशन हो इस मैच को जीतने में। और मुझे तो ये लगता है राजीव कि सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है कि ये इनॉग्रल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है। इसका महत्व अभी भी कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ये जो टेस्ट चैंपियनशिप है ये बहुत बड़ी है। ये वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप से भी ऊंची है, ये वर्ल्ड कप T20 से भी ऊंची है, क्योंकि टेस्ट मैचेस का जो होता है बहुत ऊपर होता है। और इसी वजह से आईसीसी ने ये शुरुआत की है पिछले 2 साल से। हर एक टेस्ट मैच जो हो रहा है क्रिकेट प्लेइंग नेशंस में, उसका कुछ ना कुछ कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, वहां से आपको कोई ना कोई पॉइंट्स मिलेंगे खेलने के लिए। मुझे लगता है कि हर एक टेस्ट मैच का महत्व ज्यादा होता है, और इसी वजह से ये जो जर्नी रही है भारत की बहुत ज्यादा कठिन रही है। और इस कठिन जर्नी को बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत मेहनत करने के बाद भारत एक ऐसे स्थान पर खड़ा हो गया है जहां पर अब उनका मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ होने वाला है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में। मुझे लगता है कि इन सब चीजों को देखा जाए तो इससे बड़ा मोटिवेशन और कोई भी नहीं हो सकता। इसकी अगर हम लोग तुलना करना चाहें राजीव, तो 1975 में जब पहला एक दिवसीय वर्ल्ड कप हुआ था, उसे ही हम लोग कर सकते हैं। वहां से एक रेवोल्यूशन आया था क्रिकेट में। कुछ उसी प्रकार का स्टेज यहाँ पर बन रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए भी। बिल्कुल। और राजकुमार सर, अगर हम अब थोड़ी सी मैदान की परिस्थितियां, पिच और टीम कॉम्बिनेशन की बात कर लें, ये हमारे जितने भी फैंस हैं, दर्शक हैं, वो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप पिच और परिस्थिति के हिसाब से टीम चुनते हैं या आप अपनी ताकत के हिसाब से अपनी टीम चुनते हैं। यहाँ पे विराट ने एक दिन पहले अपनी प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी, जो संकेत था कि वो अपनी टीम को लेकर कॉन्फिडेंट है, वो परिस्थिति और पिच के मोहताज नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हम जाएं तो साउथहैम्पटन में मौसम थोड़ा सा खलल डाल सकता है। बारिश की वजह से आपको बॉल ग्रिप करने में परेशानी हो सकती है। ऐसे में 2 स्पिन गेंदबाज, 3 तेज गेंदबाज, सेटिस्फाइड हैं आप कॉम्बिनेशन से?
राजीव, मेरे ख्याल से इंडिया ने बेस्ट अपनी 11 यहाँ पर उतारने की तैयारी की है। और क्योंकि देखिए, स्पिन हमारी स्ट्रेंथ है और हमारे पास दो क्वालिटी स्पिनर्स हैं, जो कि हम सभी जानते हैं कि न्यूजीलैंड बहुत अच्छा नहीं खेलता है स्पिन को। तो वो एक और बड़ा कारण है कि जिस वजह से भारत ने अपने दोनों स्पिनर्स खिलाए हैं। और साथ साथ इसके वो हमारी बैटिंग को बहुत डेप्थ देते हैं दोनों ही, क्योंकि दोनों ऑलराउंडर्स हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। और रविंद्र जडेजा शानदार एक ऐसे फील्डर हैं जो आपको दिन में 20-25 रन बचाकर भी देते हैं। तो कुल मिला के एक अच्छा चयन है। और जहां तक कंडीशंस की बात है, तो आप अगर पिछले 2 मैचेस में जो राजीव भारत यहाँ हारा है, तो दोनों बार मोइन जी अली ने वो अपनी स्पिन गेंदबाजी से भारत को यहाँ पर हराया है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा असिस्टेंस रहता है साउथहैम्पटन में स्पिनर्स के लिए। और अगर फास्ट बॉलर्स के लिए भी मददगार हो, तो भारत के पास 3 सक्षम फास्ट बॉलर हैं जो कि वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं। और कंसिस्टेंटली तीनों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी। और तो मुझे लगता है एक कंप्लीट बॉलिंग अटैक है और शानदार निर्णय है ये, मैं कहूंगा कि 2 स्पिनर्स खिलाना। सभा भाई, मोइन अली का जिक्र करके उन्होंने तो बिल्कुल एक ऐसी कहानी छेड़ दी है कि जो भारतीय मूल के लोग होते हैं या और एशियन मूल के जो लोग होते हैं वो परेशान करते हैं साउथहैम्पटन में। ऐसे में तो एजाज पटेल कहीं बड़ा खतरा तो नहीं हो जाएंगे न्यूजीलैंड टीम के लिए, जो उन्होंने बहुत अच्छा किया है बर्मिंघम के मैदान पे। और ये फिर वही बात आ जाती है, एशियाई मूल के लोग जो है साउथहैम्पटन में जाके दूसरी टीम से बहुत अच्छा कर जाते हैं। हाँ राजीव, ये बड़ा ही अजीब सा इत्तेफाक रहा है भारत के लिए। तो मुझे लगता है कि जो कुछ मैंने देखा है, एजाज पटेल को वो एक इफेक्टिव लेफ्ट आर्म स्पिनर है, पर हमारे बल्लेबाजों को मुझे लगता है इनके पास इतना ज्यादा अनुभव है लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को खेलने का, ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक बात जरूर है राजीव की न्यूजीलैंड की जो पेस बॉलिंग अटैक है वो बहुत ज्यादा तगड़ी है। वो मुझे लगता है कि 4 पेस बॉलर्स के साथ मैदान में उतरेंगे तो उनके पास ट्रेंट बोल्ट और टिम साउदी है, दोनों के दोनों आउट एंड आउट स्विंग बॉलर्स हैं। उनको पता है ऐसे कंडीशंस में कहां पर बॉल डालनी है, किस एंगल से बॉल डालनी है। और ऐसे भी मुझे लगता है कि लेफ्ट आर्म सीमर्स के विरुद्ध राइट हैंड जो हमारे बल्लेबाज हैं वो थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि टेंटेटिव रहते हैं। उसके साथ साथ उनके पास काइल जेमिसन है और फिर ऊपर से नील वैगनर। जेमिसन के पास वो एक्स्ट्रा बाउंस है और वैगनर, जैसे कि हमने देखा है, वो बाउंसर करके शॉर्ट पिच डिलीवरी डालकर अंदर आने वाली गेंदों पर वो परेशान करते हैं बल्लेबाजों को। तो उनका अटैक बहुत ज्यादा पोटेंट है। तो हमें लगता है कि भारतीय बल्लेबाजों को एजाज पटेल के सामने ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, सचेत होना पड़ेगा उनको हम न्यूजीलैंड के 4 पेस बॉलर्स के विरुद्ध। लेकिन सभा भाई, जो कॉम्बिनेशन चुना है भारतीय टीम ने, थोड़ा सरप्राइज हुए मोहम्मद सिराज को, जिस तरह से क्योंकि 11 में नहीं खिलाया गया है और इससे पहले पूरी दुनिया उनकी तारीफ कर रही थी, ऑस्ट्रेलिया भी तारीफ कर रहा था, हमने न्यूजीलैंड में भी सुना, दक्षिण अफ्रीका में भी सुना, आईपीएल में उनका फॉर्म हमने देखा, आपने खुद उनके 2 स्पेल की बहुत तारीफ की है। थोड़ा सरप्राइज हुआ कि एक्सपीरियंस भारी पड़ गया ईशांत शर्मा का, या ईशांत का जो ट्रैक रिकॉर्ड है कि इंग्लैंड में बहुत ज्यादा विकेटें ली है उन्होंने, वो भारी पड़ गया यहाँ पे? नहीं, मुझे कोई परेशानी हुई, मुझे कोई हैरानी हुई नहीं है राजीव। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसी कॉम्बिनेशन के साथ भारतीय टीम मैदान में उतरेगी। ईशांत शर्मा 100 से ज्यादा टेस्ट मैचेस वो खेल चुके हैं, उनके पास इतना ज्यादा अनुभव है इंग्लैंड कंडीशंस में गेंदबाजी करने का, और हमेशा से वो एक वर्कहोलिक रहे हैं, एक शानदार गेंदबाज है और उनका अनुभव काम आएगा भारत को। और ये सिर्फ एक स्पेल की बात नहीं है राजीव, यहाँ पर ये 5 दिन का टेस्ट मैच होने वाला है, तो उसमें आपको ऐसे बॉलर्स की जरूरत होगी जो अर्ली विकेट्स भी ले लें, और अगर पार्टनरशिप बन रही है वहां पर विराट कोहली ईशांत शर्मा को वापस ला सकते हैं। और ईशांत शर्मा का प्रदर्शन पिछले 2-3 साल में शानदार रहा है और मुझे लगता है कि टेस्ट मैचेस में वो एक प्रीमियर बॉलर रहे हैं भारत के लिए। तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है भारत का जो इस समय मैदान में उतरा है। और राजीव, एक और बात है, ये जो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन के साथ भारत पहले उतर चुका है मैदान में, पर ये रिसोर्सेज के साथ पहली बार भारत मैदान में उतर रहा है। कहने का मतलब यह है कि पहला मौका है, मुझे लगता है बहुत सालों के बाद, कि बेस्ट पॉसिबल टीम भारत ने उतारी है। इसमें ऐसा कोई भी खिलाड़ी नहीं है जो इंजरी की वजह से बाहर है, ऐसा कोई भी खिलाड़ी नहीं है जो मुझे लगता है कि जिसका खराब फॉर्म चल रहा है। सब के सब जो खिलाड़ी हैं वो टॉप क्वालिटी प्लेयर्स हैं और मुझे लगता है कि पूरे विश्वास के साथ भारतीय टीम मैदान में उतरेगी। राजकुमार सर, अगर हम कॉम्बिनेशन पे क्योंकि इसलिए थोड़ी चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा सा टॉप ऑफ द ऑर्डर भी थोड़ा सा सस्पेक्ट है। ये जो भी हम इंग्लैंड के क्रिकेट एक्सपर्ट्स को सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, उनका कहना है कि एक शैली के दोनों ओपनिंग बैट्समैन है जो थोड़ा सा वरिंग फैक्टर हो सकते हैं, कि आपके 10 पे 2 भी हो सकते हैं और 10 ओवर में 100 भी बन सकते हैं, विकेट नहीं भी गिर सकते, क्योंकि दोनों स्ट्रोक प्लेयर्स हैं। वहां पे जो सवाल ये भी खड़े हो रहे थे कि हनुमा विहारी से क्यों ना पारी की शुरुआत कराई जाए। ऑस्ट्रेलिया में कराया गया था एक बार पारी की शुरुआत,
और रोहित शर्मा और हनुमा विहारी भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकते थे, लेकिन क्या जो प्रैक्टिस मैच में 85 रन बना दिए शुभमन गिल ने, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा टीम मैनेजमेंट का? देखिए, शुभमन गिल एक परमानेंट ओपनर है और आप एक मेकशिफ्ट ओपनर को नहीं खिला सकते हैं राजीव इतने बड़े मैच में। हनुमा विहारी ने वैसे भी बहुत शानदार प्रदर्शन नहीं रहा है उनका, जो वो काउंटी में खेल रहे थे कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं रहा जिससे कि टेम्प्ट होते कप्तान या टीम मैनेजमेंट उनको खिलाने के लिए। और शुभमन गिल जैसे मैंने कहा कि एक कंप्लीट ओपनर है। और जहां तक बात स्ट्रोक प्लेयर की है तो राजीव ये दोनों ही स्ट्रोक प्लेयर हैं ये, लेकिन उन लोगों की स्ट्रेंथ है यहाँ पर। लेकिन थोड़ा सावधान रहना होगा क्योंकि सामने दो क्वालिटी फास्ट बॉलर्स हैं, ट्रेंट बोल्ट और टिम साउदी, जो पूरी तरह से टेस्ट करेंगे इन दोनों को। और ये एक बहुत क्रूशियल फेज होगा इस टेस्ट मैच का जब ये भारतीय ओपनर्स इन दोनों फास्ट बॉलर्स को फेस करेंगे, क्योंकि वो एक निर्णायक घड़ी होगी। अगर ये दोनों सी ऑफ कर देते हैं नए बॉल को तो भारत का बहुत अपर हैंड हो जाएगा इस टेस्ट मैच में। वहीं अगर ये फास्ट बॉलर साउदी और ट्रेंट बोल्ट जल्दी विकेट लेने में कामयाब हो जाते हैं तो वो हमारे मिडिल ऑर्डर पे भी प्रेशर बनाएंगे और काफी मुश्किलें होंगी फिर भारतीय बल्लेबाजी के लिए। सभा में ये तस्वीर आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए अभी आई है, साउथहैम्पटन की तस्वीर है। मैं उतना क्लोजली आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ पूरा विकेट, लेकिन कवर्ड अगर आप देखें और कवर्ड है। और उसकी अगली तस्वीर में अगर आपको दिखाऊंगा तो इस कवर्ड के नीचे पूरी तरह से ग्रीन टॉप विकेट नजर आ रहा है, कुछ इस तरह का विकेट अगर आप देखें पूरा ग्रीन है। अब ये दो परिस्थितियां तो बार बार आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी कि जो दो स्पिनर खिलाने का जुआ है और जिस तरह का मौसम का प्रेडिक्शन है 3 दिन का बारिश का। मैं बार बार इसलिए मौसम को बीच में ला रहा हूँ क्योंकि जब बारिश होगी तो आप 30 यार्ड को घेर देते हैं लेकिन आउटफील्ड गीला होता है। स्पिनर के लिए कितनी मुश्किल हो जाएगी, नंबर 1 सवाल। और फिर देन क्या सोचना पड़ेगा आपको लास्ट में, क्या टीम बदली जा सकती है अभी भी निगल बता के, अगर बहुत ज्यादा परिस्थितियां बदलती है तो क्या ये एक चीज हो सकती है, अभी भी है ये जो फैंस हमारे हैं वो जानना चाहते हैं। राजीव, मैं पता नहीं क्यों कभी भी फेवर में नहीं रहा हूँ 4 पेस बॉलर्स के साथ मैदान में उतरने के। अच्छा, ठीक। मुझे हमेशा से ये लगता है कि 4 पेस बॉलर जब भी खिलाते हैं उसमें से एक न एक पेस बॉलर जो है वो हमेशा अंडर बॉल हो जाता है। और ये हम लोगों ने पिछले 2 टेस्ट मैचेस जो हुए हैं इंग्लैंड में वहां पर भी यही देखा है। और इसी वजह से पिछले टेस्ट मैच में एजाज पटेल को खिलाया न्यूजीलैंड ने और उनका फायदा भी मिला न्यूजीलैंड को। एजाज पटेल ने दोनों पारियों में अच्छी गेंदबाजी की और विकेट भी लिया। और उसमें से एक ना एक पेस बॉलर जो है वो हमेशा से अंडर बॉल हो जाता है। इसी वजह से मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर कोई परिवर्तन करेगा भारत। इसी 11 के साथ भारत मैदान में उतरेगा। मैं मानता हूं कि जो विकेट है यहाँ पर अभी घास है, पर अभी भी एक दिन बाकी है। मुझे लगता है थोड़ा बहुत घास और कटेगी, पर उसके बावजूद जो विकेट है वो फेवरेबल रहेगा सीमर्स के लिए। पर आपके पास 2 क्वालिटी स्पिनर्स हैं और मुझे लगता है कि विराट कोहली की जिस तरह की कप्तानी रहती है, जिस प्रकार उनका माइंडसेट रहता है, वो चाहते हैं कि एक तरफ से वो पेस बॉलर से अटैक करें जब बॉल थोड़ी बहुत पुरानी हो जाए, और दूसरे छोर से वो चाहते हैं कि स्पिनर्स को रोटेट करते रहें। उनमें से आपके पास एक अटैकिंग स्पिनर है आर अश्विन, और एक अटैकिंग तो नहीं हम कह सकते हैं, पर एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है जो एक एंड को होल्ड अप कर सकता है। तो वो और फिर आप दूसरे छोर से आप अटैक हमेशा करवा सकते हैं अपने पेस बॉलर से। तो कुछ इसी प्रकार के दृष्टिकोण के साथ विराट कोहली मैदान में उतरेंगे। राजकुमार सर, अभी मैं आंकड़े देख रहा था और उस आंकड़ों में बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो लास्ट 3 टेस्ट मैच में है उसमें स्पिनर्स को सिर्फ 6 विकेट मिले हैं 3 टेस्ट मैच में। पेस बॉलर्स ने डोमिनेट किया है और जो सरफेस हम देख पा रहे हैं, आप कितनी भी घास हटाते इतना ग्रीन विकेट दिख रहा है। आप घास हटा सकते हैं बट वो मॉइस्चर जो होगा अंदर उसको आप कैसे हटाएंगे? उसको तो फिर यूटिलाइज करने का काम आपके तेज गेंदबाज करेंगे। तो फिर ऐसे में टॉस की इंपॉर्टेंस क्या हो जाती है? और फिर बार बार मैं वही आ जाता हूँ कि जो 2 स्पिनर खिलाए हमने, कहीं ऐसा तो नहीं उल्टा दांव पड़ेगा ये, और टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा? राजीव, टॉस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर यहाँ पे इतनी घास रहती है तो कोई भी पहले गेंदबाजी करना चाहेगा, क्योंकि दोनों के पास क्वालिटी फास्ट बॉलर्स हैं और वो रन थ्रू करना चाहेंगे अपोजिशन को। और कैपेबल हैं दोनों के ही फास्ट बॉलर, मैं कहूंगा कहीं भी भारत के फास्ट बॉलर कम नहीं है न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर से। तो वो एक बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट होगा टॉस, अगर इतना ही ग्रीन विकेट छोड़ा जाता है। अदरवाइज भी आपने इतना कवर किया है इंग्लैंड में क्रिकेट राजीव, आप जानते हैं कि वहां गेंद स्विंग होता रहता है, जैसे ही बादल आते हैं बॉल स्विंग होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर शायद कप्तान कोहली और
रवि शास्त्री की ये सोच भी जरूर रही है कि न्यूजीलैंड के जो बल्लेबाज हैं वो स्पिन बहुत अच्छी नहीं खेलते हैं, और भारत के पास दो क्वालिटी स्पिनर्स हैं, तो वो उस चीज का भी एडवांटेज लेना चाहते हैं, क्योंकि हम भली भांति जानते हैं कि न्यूजीलैंड के लिए सिमिलर सी कंडीशन है अपने होम ग्राउंड में जब वो खेलते हैं, तो वो यूज टू हैं यहाँ पे स्पिन गेंदबाजी को स्विंग गेंदबाजी को खेलने के, तो कहीं ना कहीं स्पिन पर वो फंसते हैं। उसी का एडवांटेज भारत लेना चाहता है, और क्योंकि एडवांटेज ये भी है भारत को कि भारत के दोनों क्वालिटी स्पिनर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो वहां पर न्यूजीलैंड थोड़े फंस सकता है, मुझे लगता है। अगर हम बात अब थोड़ी बैटिंग लाइनअप की करें सबा भाई, थोड़ा परेशानी ये भी है कि हमारे दो बिग गन्स जो हैं आईसीसी के नॉकआउट मैचेस में कोई बड़ा स्कोर नहीं बना पाए। 300 रन है 12 मैचेस में, रोहित के 270 रन के आसपास बनाए हैं विराट ने 10 मैचों में। ये भी एक बड़ा फैक्टर होगा, और ये जिंक्स को तोड़ने का काम आज करना पड़ेगा रोहित और विराट में से किसी एक को, क्योंकि हमने इतिहास देखा है कि 2014 के बाद से जब जब ये दोनों बैट्समैन नॉकआउट मैच में जल्दी आउट हुए, पूरी की पूरी टीम कोलैप्स कर गई। तो ये एक बड़ा फैक्टर आपको लग रहा हो सकता है इस फाइनल मुकाबले में? फैक्टर तो यही है राजीव के आपके जो दो प्रीमियर बल्लेबाज हैं इनको रन्स बनाने होंगे, नहीं तो टीम के ऊपर दबाव बढ़ेगा, और ये सभी खिलाड़ी जानते हैं। और इतने बड़े मैच में अगर आपके टॉप प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं तभी आपकी टीम का प्रदर्शन अच्छा होगा, तभी आप अंत में वो टेस्ट मैच जीतेंगे। भारत के साथ एडवांटेज ये भी है कि भारत की जो बल्लेबाजी है उसमें कई सारे सशक्त अनुभवी बल्लेबाज हैं। रोहित शर्मा तो है ही, विराट कोहली भी है, पर उसके साथ साथ आपके पास पुजारा भी है, आपके पास अजिंक्य रहाणे भी है, और मुझे लगता है ये दो बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ साथ। पुजारा एक ऐसा प्लेयर है, यहाँ पर पुजारा का रोल बहुत ही विभिन्न है। पुजारा का काम यही है कि आप मैदान पर जाएं और जो जो पेस बॉलर्स की जो स्ट्रेंथ है न्यूजीलैंड की, उसको आप नेगेट करें। अजिंक्य रहाणे अगर अच्छे फॉर्म में रहते हैं तो वो डिलाइटफुल बल्लेबाजी करते हैं, और कुछ उसी प्रकार की उम्मीद होगी इस टेस्ट मैच में अजिंक्य रहाणे की। तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा जो जो बैटिंग यूनिट है उसको परफॉर्म करना होगा। मैं मान सकता हूँ कि दो प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करेंगे, पर अगर इन 5 या 6 बल्लेबाजों में 3 या 4 या 3.5 बल्लेबाजों ने भी रन बना लिए, तो मुझे लगता है कि भारत की पोजीशन काफी तगड़ी हो जाएगी। पर अंत में ये जो आपने कहा कि आईसीसी का नॉकआउट मैच है, यहाँ पर रन बनाए नहीं है रोहित और विराट ने, ये अंत में इन खिलाड़ी के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी तैयारी किस प्रकार की है और कितने एकाग्रता के साथ मैदान में आप बल्लेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल। राजकुमार सर, आपकी विराट से बात हुई होगी, क्या कुछ माइंडसेट है बैट्समैन का? क्योंकि हर जो मैंने प्रैक्टिस सेशन देखा है, हर डिपार्टमेंट को अलग अलग तरीके से तैयार किया जाता है। विराट क्योंकि बैट्समैन है, वो बैट्समैनों की जो मानसिक तैयारी है उसको बेहतर तरीके से बता सकते हैं। बॉलर्स की अपने एक डिपार्टमेंट होता है। विराट ने क्या कुछ बताया इस फाइनल मैच को लेके? बहुत एक्साइटेड थे जब ये टेस्ट चैंपियनशिप अनाउंस हुई थी, और क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में वो अपना बेस्ट हमेशा देना चाहते हैं, वो और उनके साथ साथ रोहित, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, क्या कुछ माइंडसेट है हमारे बल्लेबाजों का? राजीव, अगर एक लाइन में मैं बताऊं कि विराट क्या चाहता है, तो वो चाहता है जल्दी से जल्दी मैच शुरू हो और मैं जाके बल्लेबाजी करूं। वो इतना ईगर है, इतना डेस्परेट है कि मैं जाके बल्लेबाजी करूं। ही इज जस्ट वेटिंग फॉर द मैच टू स्टार्ट। ये माइंडसेट के साथ है, तो आप सोचिए कि कितनी पॉजिटिविटी है उसके दिमाग में और पूरी इंडियन टीम के, कि वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द मैच शुरू हो और हम डोमिनेट करें और ये मैच जीतें। तो बिल्कुल मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड्स बता रहा हूँ कि इज रेयरिंग टू गो, कि मैच शुरू हो, बस मुझे उसका इंतजार है कि जल्द से जल्द मैच स्टार्ट हो। तो एक बड़ा अच्छे फ्रेम माइंड में है वो, और पूरी भारतीय टीम भी बहुत अच्छे स्पेस में है। तो मुझे पूरी आशा है कि बहुत पॉजिटिव क्रिकेट खेलेंगे, एग्रेसिव क्रिकेट खेलेगी भारत। बस नया बॉल को सी ऑफ करना है, वहां पे एक जिम्मेदारी है रोहित और शुभमन गिल की। अगर ऐसा हो जाता है तो राजीव, भारत ये मैच इजीली जीत जाएगा। सभा भाई, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट और मैंने देखा कि रोहित शर्मा ने टेस्ट चैंपियनशिप में हर मैच में 60 गेंदें खेली हैं। यानी हर मैच में लगभग वो खड़े होने की कोशिश की उन्होंने। कुछ मैचों में उन्होंने बहुत ब्रिलियंट बैटिंग कर दी बाद में। चेन्नई एक बड़ा एग्जांपल है, जब स्पिनर्स एक टर्निंग ट्रैक पे उन्होंने जिस तरह के स्वीप शॉट को इम्प्लीमेंट किया, और एक अलग रोहित शर्मा हमने देखा। ये रोहित शर्मा का जो ये रूल है, और इंग्लैंड 2019 में जिस तरह की बैटिंग उन्होंने की, पहले 10-12 ओवर वो गेंद को छोड़ते रहे, उसके बाद उनको पता था कि वो कवर अप कर लेंगे। क्या इंग्लैंड में वो 5 शतक रोहित के बहुत काम आने वाले हैं? और उसके साथ साथ ये जो 60 गेंदें हर टेस्ट मैच में उन्होंने बैटिंग की है, उसका कितना एडवांटेज आप देख रहे हैं एज अ ओपनर रोहित शर्मा के लिए?
अब राजीव, मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को बहुत भली भांति मालूम है कि उनका रोल क्या है इस टीम में। एक जमाना था कुछ साल पहले जहां पर विशेष करके टेस्ट मैचेस में उनकी जगह पक्की थी नहीं, वहां पर बहुत ज्यादा एंग्जाइटी नजर आती थी। उनको ये लगता था कि जिस प्रकार से वो शॉट्स खेलते हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में, उसी प्रकार से वो टेस्ट मैच में भी आकर अगर शॉट खेलेंगे तो फिर वो लंबी पारी खेल सकते हैं। अब पर जैसे जैसे उनको ये लगने लगा कि उनकी जगह जो है वो भारतीय टेस्ट टीम में सिक्योर हो गई है, उनका रोल है वो अलग हो गया है, वो अब एक लीडरशिप रोल में आ गए हैं, तब से मुझे लगता है कि बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है रोहित शर्मा की बल्लेबाजी में, उनके अप्रोच में। उनको मालूम है कि उनको विकेट पर टिकना बहुत जरूरी है। अगर वो कुछ बॉलें खेल लेंगे, जैसे कि आपने कहा कि 60 बॉलें अगर वो खेल लेते हैं, तब उनके लिए आसान होगा उसी पर और बड़ा स्कोर खड़ा करना, जो कि हम लोगों ने देखा है रोहित शर्मा के अप्रोच में। और अगर आप देखें तो इंग्लैंड में जिस प्रकार की पारियां खेली है रोहित शर्मा ने, उनको भी मालूम है कि यहाँ के विकेट्स किस तरह से बिहेव करते हैं। उनको भी पता है कि अगर वो कुछ देर टिक कर खेल गए तो फिर जिस तरह का बॉलिंग अटैक है या फिर कोई भी बॉलिंग अटैक क्यों ना हो, वहां पर वो ढेर सारे रन बना सकते हैं। तो ये तब पैदा होता है जब आप अपनी जगह को सिक्योर महसूस करने लगते हैं। आपको मालूम है कि मेरी जगह पक्की हो गई है और मुझे अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बल्लेबाजी करनी है और बड़े से बड़ा स्कोर बनाना है अपनी टीम के लिए। राजकुमार सर, क्योंकि अब थोड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बात कर लें, विराट ने बड़ा इंटरेस्टिंग एक स्टेटमेंट दिया और इस वर्ल्ड कप फाइनल को एक मैच का ही सिर्फ दर्जा दिया। उनका ये कहना था कि हम 6 टेस्ट मैच खेलने के लिए इंग्लैंड पहुंचे हैं और दौरे की शुरुआत हो रही है दरअसल साउथहैम्पटन से। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि सामने न्यूजीलैंड है या इंग्लैंड है। अब ये आईसीसी टूर्नामेंट्स में नाकामी है उसको दरकिनार या उसको सोच से हटाने का एक जरिया मान रहे हैं, या ऑपोजिशन को ये बताने का जरिया आप मान रहे हैं कि वो फाइनल मैच को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे? देखिए, कहीं न कहीं विराट कोहली जानते हैं कि बहुत प्रेशर गेम है ये और अपने आप को कंफर्टेबल रखना चाहते हैं, अपनी टीम को कंफर्टेबल रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई टीम प्रेशर ले या अपना नेचुरल गेम ना खेले। जैसा मैंने भी उसको यही कहा है कि आप अपना नेचुरल गेम खेलिएगा। तो इम्पोर्टेंट है राजीव कि आप अपने नर्व्स को कैसे कंट्रोल करते हैं। सभी जानते हैं कि हाई प्रेशर मैच होने वाला है और वही टीम कामयाब होगी जो अपने नर्व्स को अच्छे से कंट्रोल करेगी, उस स्थिति में बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी। तो कहीं न कहीं अपनी टीम को वो चाहते हैं कि रिलैक्स्ड रहें और ऐसा एक एटमॉस्फेयर बना के रखना चाहते हैं कि जिसमें कोई प्रेशर ना ले ले कि ये इतना बड़ा मैच है और वो अपने स्ट्रोक्स भी ना खेल पाएं। तो उस तरह की सोच के साथ ही कप्तान अपनी टीम को एक रिलैक्स्ड जो ड्रेसिंग रूम होता है वो चाहते हैं वो कि रहे और सब लोग एंजॉय करें और एंजॉय करते करते बेहतर प्रदर्शन हो और ये मैच जीतें। सभा 2 बड़ी इंटरेस्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस विराट कोहली ने कर दी है टेस्ट चैंपियनशिप जाने से पहले। उनका कहना था कि अगर फाइनल के लिए तैयार नहीं होते तो हम फ्लाइट ही क्यों पकड़ते, और अब यहाँ आकर उन्होंने कह दिया फाइनल मैच मान ही नहीं रहे हो, तो मान रहे कि एक अदना सा टेस्ट मैच है जिसको वो जीतने की कोशिश करेंगे और पूरे दौरे में टेस्ट मैचेस जीतेंगे। अब ये 2 अलग माइंडसेट है, आप कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? मुझे तो लगता है राजीव कि ये विराट कोहली ने सिर्फ बात की है प्रोसेस की, और एक हर एक बड़े खिलाड़ी या फिर बड़ी टीम की जो निशानी होती है यही होती है कि आप अपने सिस्टम्स पर ध्यान दें, अपने प्रिपरेशन पर ध्यान दें, अपने प्रोसेस पर ध्यान दें। उसके बाद ही आप जब मैदान में उतरेंगे तो बहुत कुछ इंट्यूशन के साथ आप खेलना शुरू कर देते हैं, और यही उम्मीद है यहाँ पर विराट कोहली की भी। विराट कोहली ने ये भी कहा कि पिछला जो 2 साल रहा है ये टेस्ट साइकिल का, टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल का, उसमें हर एक दौर में भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है। ये पैंडेमिक के पहले तो ऐसा लग रहा था कि हम आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। पैंडेमिक के वजह से कई सारे पॉइंट सिस्टम में परिवर्तन किए गए, जिसकी वजह से दबाव अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया भारत के ऊपर। तो इन हालात में भी भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है, ऑस्ट्रेलिया में भी और इंग्लैंड में भी। मुझे लगता है कि इस समय जो स्थिति है भारत की बहुत ज्यादा मजबूत है, और इसी को विराट कोहली और भी आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। इसी वजह से एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज दिया है उन्होंने अपने टीम मेंबर्स को भी कि इसको आप कुछ अलग प्रकार से आप ना देखें, ये सिर्फ एक और टेस्ट मैच है। जिस तरह से हम लोग पिछले 2 साल में खेलते आ रहे हैं, अगर हम उसी प्रकार से ट्रीट करेंगे इस टेस्ट मैच को, तभी हम ये टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीतेंगे। और इसका महत्व बहुत ज्यादा है, विराट कोहली को भी मालूम है, हम सब लोगों को भी मालूम है, उसके साथ साथ सभी खिलाड़ियों को भी पता है। राजकुमार सर, क्योंकि ये हिंदुस्तान की टीम इस टेस्ट चैंपियनशिप में कई उतार चढ़ाव देख चुकी है। ये वही टीम है जो 36 पे ऑल आउट हो जाती है, और ये वही टीम है जो 2 टेस्ट मैच के बाद उठ के आती है और 300 रन प्लस चेस कर देती है विदाउट विराट कोहली, विदाउट जो तमाम बड़े बड़े दिग्गज नाम थे। अब ऐसे में एक ऐसी टीम भी सामने है जिसने बर्मिंघम टेस्ट मैच जीता अपने 6 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बिना। न्यूजीलैंड की टीम हम बात करें,
तो पोटेंशियल वाइज आपको लग रहा है दो बेस्ट टीमें इस फाइनल में आमने सामने है? बिल्कुल, देखिए शानदार प्रदर्शन रहा है न्यूजीलैंड का भी, और पिछले 2 ओकेजन्स में अगर राजीव हम याद करें तो दोनों बार उन्होंने हमें हराया है। भले वो टेस्ट सीरीज की बात कर लें या वनडे वर्ल्ड कप की बात करें, तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल है उस टीम में। और अभी तो न्यूजीलैंड काफी अच्छी क्रिकेट भी खेल रहा है। इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना, मैं कहूंगा कि इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छी नहीं खेल रही थी, लेकिन फिर भी इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना इतना आसान नहीं होता है। और दैट टू उनके जो मेजर प्लेयर्स थे, कप्तान भी नहीं थे, तो बावजूद उन्होंने इंग्लैंड को हराया है। तो कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फिडेंट टीम है न्यूजीलैंड इस समय, और अपनी पीक पे है इस समय मैं कहूंगा। लेकिन साथ साथ वहां पर ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भारत ने जिस तरह की कंसिस्टेंट क्रिकेट खेली है पिछले 2 साल में, और जिस तरह कमबैक किया है हर बार, तो वो बहुत लाजवाब है। तो एक ये कैरेक्टर शो कर रहा है इस समय भारतीय खिलाड़ियों का, कि उनमें वो एक जज्बा है जीतने का, और उस जज्बे के लिए वो अपना मोर देन 100% ग्राउंड में देते हैं, भले वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फील्डिंग हो। तो वो एक कलेक्टिव यूनिट की तरह भारतीय टीम खेल रही है पिछले 2 साल से, और उसी का नतीजा है कि आज हम इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हैं। और मुझे पूरी आशा है कि अगर उसी तरह की क्रिकेट भारत ने खेली, जैसी कंसिस्टेंटली क्रिकेट भारत खेलता आ रहा है, तो बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं होनी चाहिए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ये मैच जीतने में। तो चलिए फटाफट दोनों टीमों की प्लेइंग 11 बताते हैं। भारतीय टीम ने अपनी फाइनल मैच के लिए फाइनल टीम अनाउंस कर दी है। रोहित शर्मा, शुभमन गिल पारी की शुरुआत करेंगे। नंबर 3 पे चेतेश्वर पुजारा, 4 पे विराट कोहली, 5 पे वाइस कैप्टन अजिंक्य रहाणे, 6 पर आपको ऋषभ पंत, 7 पे रविंद्र जडेजा, 8 पे अश्विन, उसके बाद मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा और जसप्रीत बुमराह। ये प्लेइंग 11 है। अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 में कॉनवे आपको नजर आएंगे जिन्होंने दोहरा शतक लगाया इंग्लैंड में। टॉम लैथम है जिन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है, दोनों लेफ्ट हैंडर्स हैं। केन विलियमसन वापसी करेंगे। रॉस टेलर, हेनरी निकोलस जिन्होंने बर्मिंघम में बहुत अच्छे बैटिंग की। बीजे वॉटलिंग जो आखिरी अपना टेस्ट मैच खेलेंगे। इसके अलावा ग्रैंडहोम और काइले जेमिसन में से कोई एक खेल सकता है। टीम सऊदी टीम में होंगे 100%। वैगनर और एजाज पटेल में कोई एक खेलेगा। ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा कि पेस बॉलर्स पे ज्यादा डिपेंड करती है न्यूजीलैंड की टीम, या एक स्पिनर ऐड करती है, जो सभा कह रहे थे कि एक स्पिनर वो खिलाएंगे जरूर। और ट्रेंट बोल्ट, ये प्लेइंग 11 होगी न्यूजीलैंड की वापस। लेकिन हम प्लेइंग 11 को थोड़ा छोड़ दें राजकुमार जी, हम्बल क्रिकेट खेलेगी भारतीय टीम या अटैकिंग क्रिकेट खेलेगी? कैसे आप देख रहे हैं इसको? नहीं नहीं, ग्राउंड पे तो राजकुमार जी हम्बल नहीं है, तो विराट कोहली कैसे हम्बल हो सकते हैं? नहीं, मैं तो बहुत हम्बल हूँ और जहां तक विराट की बात है, उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि विलियमसन से कोई दोस्ती मैं ग्राउंड पे नहीं दिखाऊंगा। तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल बहुत रिस्पेक्ट है दोनों के आपस में। लेकिन जब ग्राउंड की बात होती है तो विराट एक डिफरेंट प्लेयर होता है। और मैंने जैसे हमेशा कहा है कि वो अगर वार्म अप मैच भी खेल रहा होता है फुटबॉल का या वॉलीबॉल का, मैच से पहले जो वार्मिंग अप होता है, वो भी नहीं हारना चाहता है। उसमें भी उसकी लड़ाई हो जाती है दूसरी प्लेयर से या एम्पायर से कि ये गोल था या नहीं था। तो वो एक जज्बा ही अलग है उसका, और पूरी उसी एग्रेसिव अंदाज में भारतीय टीम उतरेगी जो जिस तरह की क्रिकेट भारत ने पिछले 2-3 सालों में खेली है। आपको नहीं लग रहा सबब न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया समझ के खेलना चाहिए? थोड़ा एग्रेशन, थोड़ा नोक झोंक, तभी भारत का बेस्ट निकल के आता है। अगर वो हम्बल क्रिकेट खेलने चले गए और सब जिस तरह से, तो फिर हम्बल क्रिकेट में तो भारत को नुकसान हो जाता है। उनका नेचर हो चुका है कि वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलें, और ये एग्रेशन दिखना चाहिए, और सामने वाला एग्रेसिव ना हो तो उसको एग्रेसिव बना दे, और वो ये काम करना पड़ेगा इस फाइनल मैच में। हाँ राजीव, पर यही परेशानी है कि ओपोनेंट किस तरह का है। न्यूजीलैंड की एक ऐसी टीम है जहां पर किस प्रकार का एग्रेशन दिखाएंगे। अगर आपको एग्रेशन दिखाना होगा, वो अपने खेल से ही आप दिखा सकते हैं। अदरवाइज दिखाना बड़ा कठिन है, क्योंकि आपके सामने एक ऐसा एडवर्सरी है जो जवाब में कुछ कहता ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की तरह नहीं है, या फिर इंग्लैंड की तरह नहीं है। कोई भी खिलाड़ी, मैं देख रहा हूँ 11 या 12 जो खिलाड़ी है न्यूजीलैंड के, कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं जिसके खिलाफ आप कुछ खुंदक के साथ खेलेंगे कि भाई इसको मुझे दिखाना है। क्योंकि दूसरी तरफ से अगर आप कुछ बोल भी देते हैं तो उस छोर से सिर्फ स्माइल ही देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की टीम के साथ इसी वजह से खेलना बहुत कठिन है कि आपके जो इंस्टिंक्ट से एग्रेशन दिखाने के मैदान पे, और वो मुझे लगता है बहुत कठिन हो गए सामने लाना अंत में। पर जो मैदान में जो ज्यादा डेडिकेशन के साथ, ज्यादा एकाग्रता के साथ खेलेगा, सेशन वाइज जो प्लान करेगा, मुझे लगता है कि जीत उसी टीम की होगी। बिल्कुल। और राजकुमार सर, ये देखना पड़ेगा कि हम्बल क्रिकेट खेलने के चक्कर में कहीं क्रम्बल ना हो जाए पूरी टीम।
ये बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन भी आए कुछ, मैं एक जल्दी फटाफट ले लेता हूँ। क्वेश्चन है शरीफ की तरफ से और उनका ये पूछना है कि शुड देयर हैव बीन 3 मैच फाइनल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, इंडिया टेक्स टाइम टू वार्म अप इन परफॉर्म्स मच बेटर इन द लास्ट लेग ऑफ द सीरीज, यानी कि 3 मैचों की सीरीज होनी चाहिए। सबा फटाफट आपका आंसर। देखिए आइडियल सिचुएशन में तो होनी चाहिए, पर इतने स्ट्रॉन्ग कैलेंडर जो रहता है, इतना बिजी कैलेंडर, इसमें बड़ा मुश्किल है। मुझे खुशी इस बात की है कम से कम ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरू तो हुई है और एक मैच का फाइनल है। इसका मतलब यही है कि 2 टॉप क्वालिटी टीम जो हैं इस समय भिड़ रही हैं मैदान में। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सबा भाई आपका। राजकुमार सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खेल नीति के हर एपिसोड के साथ आप जुड़ सकते हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आप रोज सुबह 9:10 में हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खत्म होगी तो दोबारा से आप शाम 7:30 बजे हमारे साथ जुड़ सकेंगे खेल नीति के IVM पॉडकास्ट के पेज पे और खेल नीति के YouTube चैनल पे आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं @राजीव मिश्र ट्विटर पे, आप अपने सवाल भी भेज सकते हैं और खेल नीति का आप हर एपिसोड सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVM पॉडकास्ट पर। इसके अलावा गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्ट नेटवर्क पर आप खेल नीति के हर एपिसोड को सुन सकते हैं। तो सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हर दिन का एनालिसिस लेके हम आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। I hope you enjoyed that show. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, and Instagram. I'd like to thank the sponsor on the network this week, Credencia. Thank you so much for making this possible. On Cyrus Says, Cyrus was joined by actress Shreya Pilgaonkar to talk about her career in acting. On Begin the Journey, Ashish Vidyarthi lists down the modern concepts of friendship and how one can choose the right friend circle in life on Begin the Journey. On The Habit Coach, Ashton Doctor was joined by Aisha Bilamoria to talk about running and developing an athletic mentality. Farhad and Sunitra are joined by LGBTQ workplace advocate Suresh Ramdas to discuss the new normal in queer relationships on GBCD. On Tere Mere Raaste, Keshav Chaturvedi takes us to the riverbanks of Banaras and describes the soulful mornings to us. And finally, on the Positively Unlimited podcast, Chetna Chakravarti takes the fear out of the word responsibility. And with that, I hope to see you again next week. If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun, and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts.